एमपी बोर्ड मैथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 1.7 में पहुंच चुके हैं और इसमें हमें निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है अथवा किसके अनंत अनेक हल हैं। जिस निकाय का अद्वितीय हल होगा उसे भी ज्ञात करना है। तो हमें इन्हें पढ़ने के पहले इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो कि इस तरीके से है। मैंने यहाँ एक शर्तों का चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए, शर्तें होती हैं। अद्वितीय हल के लिए जो शर्त है वो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कोई भी हल ना हो इसके लिए शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और अनंतः अनेक हल के लिए है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये a1 b1 होता क्या है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ ये देखते रहना है कि कैसे करना है। ये एक समीकरण दिया हुआ है। अब ये समीकरण दिया गया है तो मैं आपको बता दूं कि व्यापक वर्ग समीकरण आखिर होता क्या है। तो व्यापक वर्ग समीकरण यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 बोलते हैं। दूसरा होता है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 बोलते हैं। तो ये हमारे व्यापक वर्ग समीकरण कहलाते हैं, जिसमें जो x का गुणांक होता है पहले वाले समीकरण का उसे a1 बोलते हैं, और जो y का गुणांक होता है उसे b1 बोलते हैं, और c1 एक अचर राशि होती है जो यहाँ होती है। इसी प्रकार a2 जो है x का गुणांक है दूसरे समीकरण का, तो ये a2 है, ये y का b2 है और ये c2 है, ये अचर राशि है। तो व्यापक वर्ग समीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें बराबर में 0 होता है, यहाँ भी बराबर में 0 होता है। तो हमें कोई भी दिया हुआ समीकरण इस तरीके से रखना है कि उसके बराबर में 0 हो, ताकि उसे हम व्यापक वर्ग समीकरण बोल सकें। तो इसके लिए हम चलिए समीकरण जो हमें दिया गया है उस पर चलते हैं। ये हमें समीकरण दिया गया है x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है 5x ऋण 3y बराबर 1। अब ये समीकरण है, इसमें हमें बराबर में 0 नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे बराबर में 0 बनाएंगे, तभी ये व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने के लायक होगा। तो पहले हम बराबर में 0 बनाएंगे। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। इसके लिए हमें अब सबसे पहले तो ये x है जो ये ज्यों का त्यों, धन y है ये भी ज्यों का त्यों। जो धन का 5 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए है। तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम इसे प्लस का मान सकते हैं, और जब ये प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है व्यवस्थित करना। आप यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों समीकरणों को सबसे पहले आप लिख लें, फिर उसके बाद लिखें व्यवस्थित करने पर, उसके बाद ये स्टेप बनाएं। दोनों तरीका सही है। इसके बाद नीचे वाला समीकरण भी हम व्यवस्थित करेंगे। तो ये इस तरीके से होगा। पहले तो 5x लिखा है उसे ज्यों का त्यों रखेंगे, ऋण 3y लिखा है ये भी ज्यों का त्यों। अब ये जो 1 है इसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है और हमें उस तरफ ले जाना है, क्योंकि यहाँ हमें 0 चाहिए। तो धन का 1 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 1 बराबर में बनेगा 0। तो ये कहलाता है अब व्यापक वर्ग समीकरण। अब इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बराबर में 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 है, और हमारे समीकरण में भी बराबर में 0 यहाँ है, बराबर में 0 यहाँ है। तो अब हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से हमें भाषा लिखनी है अपने एग्ज़ाम में कि समीकरण 1 व 2 की तुलना 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण
व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर इस तरीके से हमें लिखना है, क्योंकि हमें इन दोनों ये जो व्यापक वर्ग समीकरण हैं इनसे हमें तुलना करनी है और a1 b1 और c1 के मान निकालना है। तो हमें a1 b1 और c1 के मान निकालना है तो हमें तुलना करनी होगी। तो चलिए, आपको कुछ ज़्यादा भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये x है, जो ऊपर वाला x है, आपको यदि दिखाई दे रहा हो इस यहाँ ये x है, इसके पास में कुछ नहीं है तो यहाँ माना जाता है 1, ये x का गुणांक होता है। इसी तरीके से y है, इसके पास आगे कुछ भी नहीं है तो ये माना जाएगा इसका गुणांक भी 1 ही होगा। तो हम लोगों ने जो समीकरण बनाए हैं हमें वहाँ देखना है, क्योंकि हमें केवल अपने व्यापक वर्ग समीकरण यानी समीकरण 1 और 2 से ही मतलब है। यहाँ केवल x लिखा है तो इसका गुणांक 1 माना जाएगा, यहाँ केवल y लिखा है तो इसका गुणांक भी 1 माना जाएगा और जो c होगा उसका मान होगा ऋण 5। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे, ये होगा a1 का मान 1, b2 का मान भी a1 का मान 1, b1 का मान भी 1 हो जाएगा और c1 का मान ऋण 5 हो जाएगा, क्योंकि a1 b1 और c1 हमें पहले मिलना है, a1 b1 और c1। चलिए करते हैं इसको। तो हमें a1 का मान मिलना है पहले यहाँ से, क्योंकि यहाँ अगर दोनों की तुलना की जाए तो x और x कैंसिल हो जाते हैं, तो a1 बराबर हमें मिलता है 1। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कॉमा लगाना है फिर बीच में। फिर हमें b1 का मान मिलेगा, b1 का मान यहाँ रहता है क्योंकि y और y कैंसिल होने से हमें b1 बराबर मिलना है फिर से 1, तो ये हमें b1 बराबर मिलना है 1, फिर कॉमा लगा देना है। इसके बाद हमें c1 का मान निकालना है, तो c1 का मान हमें मिलेगा, यहाँ से c1 ये है और ये है ऋण 5, तो यहाँ से c1 का मान मिलेगा ऋण 5। इसको हम लोग फिर से देखेंगे, जो a1 है x के पास जो लिखा हो वो a1 कहलाता है पहले समीकरण में, जो y के पास में जो भी गुणांक हो वो b1 का मान कहलाता है और जो अचर राशि होती है वो पूरा का पूरा c1 का मान कहलाता है। आप ऐसा याद रख सकते हैं। नीचे वाले समीकरण में भी वैसा ही करना है, a1 के नीचे आएगा a2, b1 के नीचे आएगा b2 और c1 के नीचे आएगा c2। यहाँ बराबर सभी जगह लगा देना है। इसके बाद हमें देखना है x के पास में कितना लिखा है 5, तो ये होगा a2 का मान 5, b2 का मान यहाँ कितना लिखा है ऋण 3, तो ये होगा ऋण 3 और c2 का मान होगा ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1। यहाँ पूरी तरीके से हमें बिल्कुल ऊपर देखकर ही लिख देना है, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है। यहाँ a1, यहाँ b1, यहाँ c1 ये मान है। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 1 मान कर चलते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इसी प्रकार ये भी होता है, ये है x का मान, तो जो है a2 का मान हो जाएगा b2 का मान ये हो जाएगा और c2 का मान ये हो जाएगा ऋण 1। तो हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें पहले a1 बटे a2 का अनुपात निकालना है, जो कि होगा a1 बटे a2 बराबर, ये आपस में बटे में हो जाएंगे, मतलब 1/5। इसके बाद हमें b1 बटे b2 भी निकाल लेना है, जो कि होगा b1 का मान हमने ऊपर से देखना है, यहाँ से यहाँ हमें लोग देखेंगे b1 का मान है 1 और b2 का मान है ऋण 3, तो b1 का मान रख देना है 1 और b2 का मान रख देना है ऋण 3। अब हमें c1 का मान और c2 का मान देख कर रखना है, क्योंकि हमें c1 अनुपात c2 भी निकालना है। तो ये होगा ऋण 5 बटे ऋण 1। ये तीनों हम लोगों ने मान निकाल लिए हैं। a1 बटे a2 का भी मान निकाला है, b1 बटे b2 का भी मान निकाला है और c1 बटे c2 का भी मान निकाला। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे a2 जो 1/5 है वो 1/3 से बिल्कुल अलग है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हैं। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो हमारी ये वाली शर्त लगती है
कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये हमारा कहलाता अद्वितीय हल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ हल करेंगे कि पहले हमें लिखना होगा यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि में हमें कारण देना है, क्योंकि होगा ये जो 1/5 है ये बराबर नहीं है इसके, ये दोनों अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि 1/5 जो है ये बराबर नहीं है 1/3 के या ऋण 1/3 के। तो इस तरीके से ये अद्वितीय हल पता चलता है कि ये समीकरण दोनों जो हैं अद्वितीय हल हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस निकाय का अद्वितीय हल हो उसे हमें ज्ञात करना है। जिस निकाय का अद्वितीय हल है उसे ज्ञात भी कीजिए। तो अद्वितीय हल के लिए बिल्कुल सरल विधि है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। यहाँ हमें लिखना है समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है निकायों का अद्वितीय हल है तो हमें x और y के मान निकालना है कि आखिर एक जब हल है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही हल है, दूसरा है ही नहीं। तो जब जो एक हल है तो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। एक हल का मतलब है हमें x और y के मान निकालना है कि ये कौन से मान है जिससे ये समीकरण हल होता है। तो हम यहाँ x के लिए लिखेंगे x बराबर, हमारा सूत्र बिल्कुल ट्रिक वाला है, आपको ट्रिक से पूरा सूत्र याद हो जाएगा, जो कि है BC ऋण BC बटे AB ऋण AB। इसमें 12 21 जोड़ देना है, बस ये हमारा सूत्र बन गया। अब बस हमें ऊपर वाले यहाँ से हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान देखकर यहाँ रख देना है और x का मान मिल जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। B1 का मान हमने ऊपर देखा और ये हमने B1 का मान पाया 1 है, तो हमने B1 का मान रख दिया 1 ब्रैकेट में। C2 का मान हमें चाहिए, तो चलिए ऊपर चलते हैं। C2 का मान ये है हमें ऋण 1, तो यहाँ हमें रखना है ऋण 1। फिर माइनस लगा है तो ये माइनस ज्यों का त्यों। इसके बाद B2 का मान हमें ऊपर से देख के लिखना है, तो हमने फिर B2 देखा ऋण 3 है, तो यहाँ हमें B2 की जगह पर ऋण 3 रख देना है। फिर C1 का मान हमने फिर देखा, तो हमें C1 का मान मिल रहा है ऋण 5, जो कि हमें ऋण 5 मिला है, तो हमें फिर से C1 का मान यहाँ रख देना है ऋण 5 बटे, ये बटे लगा है तो ये हमें अभी बटे खींच देना है। इसी तरीके से ऊपर देखकर आपको A1 B2 और A2 B1 के मान रख देना है, तो मैं आपको रख देता हूँ यहाँ A1 का मान आपकी सारणी में दिया गया है, जो कि है 1। B2 का मान दिया गया है ऋण 3 माइनस A2 का मान दिया गया है 5 और B1 का मान दिया गया है 1। ये आपको उसी से देख कर लिख लेना है जब आप करेंगे इसको हल। अब इसको हल करना है, तो चूंकि ये x का मान चलता आ रहा है तो x का मान हमें इससे मिलेगा। तो यहाँ देखिए इससे इसका जब गुणा करेंगे तो धन और ऋण का बनेगा सबसे पहले ऋण, और 1 एकम 1 हो जाएगा ये। यहाँ देखिए ऋण ऋण का बनने वाला है धन, और धन और ऋण का पुनः बन जाएगा ऋण, और 5 दिया हो जाएगा 15 बटे, यहाँ हम ऋण 3 और 1 है तो ये होगा ऋण 3, गुणा करेंगे तो होगा ऋण 3 और ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये ऋण का 1 है और ऋण का 15 है, तो दोनों जुड़कर होंगे ऋण के 16 बटे ऋण के 3 और ऋण के 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा ऋण का 8, और ऋण दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 16 बटे 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो हमें x का मान जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 2। इसी प्रकार हमें y का मान भी निकालना है, चलिए y का मान निकालते हैं। y के मान के लिए हमें सूत्र भी बिल्कुल ट्रिक से याद करना है। हमारा ट्रिक है जो वो है CA ऋण CA बटे नीचे का पहले जैसा ही जैसे x में था, x में जो हमारा था AB ऋण AB। बस हमें यहाँ 12 21
और 12 21 लगा देना है बस। तो ये हमारा y का मान है। अब इसमें हमें उसी A1 B1 C1 A2 B2 C2 में से देख कर लिखना है, तो आप देख कर लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ उसका मान देख कर लिख रहा हूँ। C1 का मान हमारा था ऋण 5, A2 का मान हमारा था 5, जो मैं यहाँ देख कर लिख रहा हूँ। देखिए अभी मैंने किया था जो हल ये है, ये सारणी जो है इसी में से मैं देख के लिख रहा हूँ। तो C1 का मान उसमें है ऋण 5 और A2 का मान जो है 5 है। ऋण C2 का जो मान है वो ऋण 1 है और A1 का जो मान है वो 1 है, बटे A1 का मान फिर से 1 है और B2 का मान जो है वो ऋण 3 है। ऋण A2 का जो मान है वो 5 है और B1 का मान जो है वो 1 है। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे मान यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन में शुरू में था यहाँ हमने निकाला था, जब व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना की थी तो उससे ही लिया गया है। तो चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो y बराबर 5 का 5 में होगा तो ऋण 25 हो जाएगा और ऋण का बनेगा धन और 1 एकम होगा 1 बटे ऋण धन का ऋण और 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऋण का 25 धन का 1, तो इसमें ऋण 24 का अंतर है, तो ये हो जाएगा ऋण 24 बटे नीचे ऋण के 3 और ऋण के 5 दोनों जुड़कर हो जाएंगे ऋण के 8। ऋण और ऋण दोनों तरफ से कैंसिल, तो y बराबर हमें मिलेगा 8 तिया 24, तो y का मान मिलेगा 3। तो अतः हमें लिख देना है, अतः x बराबर मान मिला है हमें 2 और y बराबर मिला है 3, जिसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इसका केवल एक ही हल है, x बराबर 2 y बराबर 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा 1.7 का जो पहला था।